सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार जैसा कि मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आ रहा हूं मैथ्स की शाम को 7 बजे, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और डेली आप प्रैक्टिस करा करिए। आपसे कोई वीडियो छूट जा रही, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लीजिए। चैनल पे विजिट करके आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अभी तक मैंने 15 से अधिक ऐसी क्लासेस बना दी हैं जिनसे आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अगर इन सभी क्लासेस को आप देख लेते हो। सभी का जो है आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो या लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि आप लोग को क्या करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसी तरीके से सभी लोग अच्छे से एक साथ आप सभी लोग प्रैक्टिस कर पाओ और अपने आप को देख पाओ कि हाँ कितना स्कोर मैं कर पा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग उत्तर देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, 3 से विभाजित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सबसे बड़ा अंक होगा। अब देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 3 से विभक्त हो रही है। ठीक है, लास्ट में इकाई का जो अंक है वह नहीं लिखा हुआ, बस इकाई का अंक जो है वह नहीं लिखा हुआ। अब आपको पता है कोई भी संख्या जो 3 से विभक्त होती है वह संख्या, सभी संख्याओं का जो योग होता है वह 3 से कटना चाहिए, तभी जो संख्या होती है वह 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ें, 3 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मान लेते हैं कि x है, x संख्या आएगी और यह 3 से विभाजित होगी। अगर यह संख्या पहले से बताया है कि 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो यह जो संख्या होगी यह भी 3 से विभाजित होगी, तो इसीलिए बटे में हमने 3 लिख दिया है। अब देखिए जोड़ लेते हैं, 5 1 6 6 3 9 2 11 11 4 15 1 16 और 6 22। अब 22 धन x बटे 3। अब 22 धन x जो है वह 3 से कट रहा है, तो x का मान इन तीनों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, तो 22 बटे x। अब देखिए 22 के बाद कौन सी संख्या 3 से कटती है, 24 कटती है, 27 कटती है, 30 कटती है, ये सभी संख्याएं कटती हैं। तो अब देखिए 22 में क्या जोड़ दिया जाए कि 24 हो जाए, तो 2 जोड़ सकते हैं, तो 2 देखिए यहाँ ऑप्शन में है नहीं। फिर देखिए 5 जोड़ सकते हैं, 5 भी ऑप्शन में नहीं है। अब 8 जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 3 से 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर x के स्थान पे 8 होगा, क्वेश्चन के स्थान पे अगर 8 होगा तो यह 8 जो है वह बड़े से बड़ा अंक है, जिससे ये संख्या जो होगी वह विभाज्य होगी। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब दो संख्याएं जब 3:4 के अनुपात में है तो माना संख्याएं, जहां पे अनुपात दिया रहता है संख्याओं का, उसी अनुपात में संख्याओं को मान लेते हैं। अगर पहली संख्या 3x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 4x होगी। ठीक, और 3x और 4x का लासा हमको दिया गया है, लघुत्तम समापवर्ती कितना दिया गया है, 84 है। ठीक, और अगर हम ऐसे लासा लिखें, जैसे दो संख्याएं हैं, 3x एक संख्या है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे x लिख सकते हैं, और 4x एक संख्या है तो इसको कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे x। ये इनका गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया। दो संख्याएं जिनका लासा हमको निकालना होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद जब लासा लिखना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे अधिक बार जो आया रहता है, जैसे 2 बार सबसे अधिक बार आ रहा है उसको लिख लेंगे, और 3 देखिए एक ही जगह आ रहा है सबसे अधिक बार, 1 बार आ रहा है, और 2x देखिए 1 बार दोनों जगह आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 4 या 12, ये हो गया 12x। लासा का मान जो आ रहा है इस तरीके से 3x और 4x का लासा क्या होगा, 12x, जो कि दिया गया है 84। तो 12x बराबर 84
x बराबर हो जाएगा 84/12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 7। ठीक, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, x का मान जब आ गया तो 3x का मान जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, 4x का मान 28 हो जाएगा। बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा था, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 28 जो हो जाएगी वह बड़ी संख्या, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से सही क्या है। ऑप्शंस में देखिए 1/2 बड़ा है 1/6 से, तो बिल्कुल सही बात है। 1/2 का मान जो होता है वो 0.5 होता है, और 1/6 का मान देखिए कितना आएगा, दशमलव, और एक बार जाएगा फिर 4 बचेगा, और 36 6 बार, तो दशमलव 0.5 जो होता है वो बड़ा होता है 0.16 से। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए छोटा दिया गया है 0.5 को 0.16 से, तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बराबर दिया गया, ये भी गलत। और गुणा करके देखिए यहाँ अंश में 3 का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1/6, तो ये भी गलत है। अगर हर में गुणा होता 3 का तो बराबर होता, लेकिन अंश में गुणा हो रहा है 3 का। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 4, संलग्न चित्र में रेखाखंड XY, मतलब ये जो रेखाखंड है XY त्रिभुज ABC की AC भुजा के समांतर है। त्रिभुज ABC, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC इस भुजा के समांतर है। AC जो भुजा है इसके समांतर है ये XY। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा देखिए, त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, XY जो ये भुजा है यह 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट रहा है। ठीक, तो AX और AB का अनुपात होगा, तो AX ये भुजा, AX इतना, और AB पूरी भुजा, AX/AB का अनुपात पूछ रहा है, ये पूरी भुजा और इसका अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, 1-2 यहाँ पे चीजें अप्लाई होंगी, नियम वही आपको ध्यान देना है, आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने हुबहू फिगर बना लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पता है जो XY भुजा है, जो XY है वह AC भुजा के समांतर है। ठीक, अब जो त्रिभुज XYB है, यहाँ ऊपर छोटा वाला जो त्रिभुज है का जो क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है इसके, यहाँ जो नीचे चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि XY जो है वह 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो चतुर्भुज, इस तरीके से मैं चतुर्भुज बना देता हूं। और ये हो गया AXYC, ये जो हो गया का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे, क्योंकि जो त्रिभुज XYB है, XYB है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल ये, अब ये चतुर्भुज AXYC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि 1/2 ऑफ ABC का क्षेत्रफल, जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ABC उसके क्षेत्रफल का आधा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगर हम दोनों में भाग कर दें, बस इसको खींच के समझ लीजिए इधर ले आए, ये जो पार्ट है ABC का जो क्षेत्रफल है इसको खींच के इधर ले आए, तो ये क्या लिखा जा सकता है, त्रिभुज XYB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/2, इधर बच गया है तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब इसमें आगे देखिए, अब यहाँ से 2 त्रिभुज आप देख रहे हैं XYB और त्रिभुज ABC। अब देखिए ये भुजा समांतर है, ठीक है, और 2 भुजाएं तो समान है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वह समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुज के नियम से हम लोग लिख सकते हैं XB जो भुजा है उसका जो स्क्वायर हो जाएगा वह A/B पूरी जो भुजा है उसके स्क्वायर बराबर 1/2।
ये समरूप त्रिभुज का नियम है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बाई बी बाई ए बाई बी। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर था तो इधर भेज देंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दोनों तरफ हम लोग दोनों को एक में से घटा लेते हैं। अब क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए, हमको जो अनुपात पूछा है वह अनुपात लाने के लिए हम एक में से घटा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ए बी हर समान करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस एक्स बी बराबर √2 माइनस 1 बाई √2। ठीक, अब यहाँ पे ए बी माइनस एक्स बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए बी पूरी भुजा और माइनस एक्स बी, तो बचेगा क्या? बचेगा ए एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स बाई ए बी और √2 माइनस 1 बाई √2। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग, तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ए एक्स बाई ए बी और ये हो जाएगा 2 माइनस √2 बाई 2। तो यही देखिए हमको निकालना भी था ए एक्स बाई ए बी, यही अनुपात हमको निकालना था। तो ए एक्स अनुपात ए बी हो जाएगा 2 माइनस √2 अनुपात 2, यही मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हल कर लोगे, बस आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2 माइनस √2 अनुपात 2, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। देखिए 6:14 AM, 6:14 का AM मतलब कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो क्या हो रहा होता है? AM। तो वही सुबह के 6:14 से पूछ रहा है 8:02, 8:02 PM, मतलब रात का खाना जब आप खाते हो तो मतलब दिन के 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद क्या हो जाता है? PM हो जाता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए मान लेते हैं अगर सुबह के 6 ही बजे होते, 6 AM हो रहे होते, तो 6 4 10 और 6 घंटे बाद क्या बज जाता है? 6 आवर बाद बज जाता है 12। ठीक, 12 बज जाते हैं और उसके बाद देखिए फिर 8 घंटे बाद क्या हो जाता है? 8 आवर बाद 8 PM हो जाता है, 8 PM हो जाता है। ठीक, अब ये 6 घंटे और ये 8 घंटे, 14 घंटे हो जाते हैं और यहाँ 2 मिनट अधिक है और यहाँ पे 14 मिनट अधिक है, यानी कि 12 मिनट इसमें से घटा लीजिए 14 घंटे में से, तो ये हो जाएगा 13 घंटे और 48 मिनट, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 13 घंटे 48 मिनट, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी है, उसका परिमाप होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर है, उसका परिमाप होगा। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर दिया है 64, तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी 8। और परिमाप क्या होता है? परिमाप आपसे पूछ रहा है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, ये 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है। दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी, लंबाई सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सभी घनाभ के सभी जितने भी किनारे हैं, जैसे ए बी एक भुजा है, यहाँ पे ए और बी है, सी और डी है, तो ए बी को अगर लंबाई कहें तो लंबाई देखिए कितनी बार आ रही है? ए बी एक बार लंबाई आ रही है और सी डी एक बार लंबाई ये आ रही है, फिर इसके पीछे ही देखेंगे आप तो ये लंबाई आ रही है, ये लंबाई आ रही है। ठीक, इसके बाद अगर चौड़ाई की बात अगर आप करते हैं तो ये चौड़ाई एक जगह है, फिर चौड़ाई यहाँ दूसरी जगह, फिर यहाँ पे तीसरी जगह, फिर यहाँ पे चौथी जगह। इसी तरीके से ऊंचाई भी आप देख पा रहे हैं, ऊंचाई भी कितनी जगह आ रही है? 4 बार। तो 4 बार लंबाई को जोड़ना है, 4 बार चौड़ाई को और 4 बार ऊंचाई को, यही फॉर्मूला है। तो 4 इंटू लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई 3
और ऊंचाई 6। तो इन्हीं को जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 3 13 और 6 19। अब 19 चौक 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 76 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8 है। एक प्लॉट की चौड़ाई 44 फीट, लंबाई 90 फीट, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक प्लॉट मतलब आयत। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L इंटू बी। तो लंबाई है 90, चौड़ाई है 44, तो गुणा कर लीजिए। 9 चौक 36 के 6 और हासिल लगेगा 3 और 9 चौक 36 और 3 39 और 0। अब ये देखिए ये आया है, ये फीट में दिया था तो ये स्क्वायर फीट में आया है, ठीक है, स्क्वायर फीट में आया है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही कन्वर्ट कर लेना था। अगर 3 से हम भाग कर दें फीट में तो ये बन जाता है गज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 से भाग हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 9 कट जाएगा, आप समझ लीजिए। तो 440 वर्ग गज आ जाएगा, ठीक है, यही उत्तर आ जाएगा। ये 44 फीट जो हो जाएगा ये 44/3 गज हो जाएगा और 90 फीट जो हो जाएगा ये 30 गज हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो सिंपल सा आपका 440 वर्ग गज आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रक्रमण में, भाषा प्रक्रमण में या श्रवण स्मृति में। हम बच्चा जो है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है जो संख्या और संक्रिया चिन्हों और सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, मतलब उसे देखने में दिक्कत है। तो उसे यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसे दृश्य प्रक्रमण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला है सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। ऑप्शन बी है परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। या ऑप्शन सी देखिए रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। या ऑप्शन डी रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और बिंदु कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो दोस्तों कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन के निर्देश जो होंगे वह होंगे रेखा और रेखाखंड में अंतर और किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित कर सकना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा और रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है ऑप्शन ए गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। या ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। या ऑप्शन सी अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। या ऑप्शन डी गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे सबसे सटीक जो ऑप्शन है, अगर कोई शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग के साथ साथ गणितीय जर्नल पढ़ने तैयार करने को बढ़ावा दे रहा है तो उसका जो मकसद है वह गणितीय संकल्पनाओं को और उनके अनुप्रयोगों में बच्चे संबंध बैठा पाएं और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है,
उचित उपागम क्या है। आप देखते होंगे भाग जब भी आप करते हो, जैसे आप अभी 4 से भाग करो 15 में, तो 3 बार जाएगा 12 और शेष रह जाएगा कितना, 3। 3 जो है वह 4 से छोटा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो शेष है वह विभाजक जिससे आप 4 से भाग दे रहे थे उससे कम होता है। यह आप जानते हैं, लेकिन यह बच्चों को समझाने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, ये ऑप्शंस में आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन ए है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, या ऑप्शन बी विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, या ऑप्शन सी वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, या ऑप्शन डी श्याम पट्ट पे विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तो यहाँ पे जो उपागम सबसे सटीक है विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यह वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना, वस्तुओं को जो विभाजक है उसके समूह में समूहीकृत करना। जैसे 15 वस्तुएं थी आप, तो 4-4 की संख्या में आप वस्तुओं को कलेक्ट कर लीजिए। 4-4 की संख्या हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में दिखा देंगे कि ये जो है लास्ट वाला समूह, और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। फिर एक समूह जो बन रहा है वह 4 से कम है, इसीलिए यह इससे विभक्त नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यह देखिए दृश्य देखने से बच्चे ज्यादा समझते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल से आप समझाएंगे सबसे उचित यही होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएंगे। ऑप्शन में देखिए विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फट्टा नामक वाली छड़ी, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन बी नापने वाली टेप जिससे एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, या ऑप्शन सी विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, या ऑप्शन डी सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। देखिए कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो इसको लंबाई की समझ नहीं होती है, उसमें लंबाई की समझ को विकसित करना है। तो जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल आप बच्चे को दे पाए लंबाई से संबंधित, लंबाई के यूनिट से संबंधित, ठीक है, इकाइयों की बात की जा रही है, तो अलग अलग जितनी इकाइयां आप बच्चे को दिखा पाए वो सबसे उचित रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सारी चीजें आप बिना इकाई वाली चीजें भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर बाद में इकाई में संबंध भी बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो 5050, तो पहले तो 5000 की प्लेस को वह डिसाइड नहीं कर पाया है। ठीक है, तो 1000 की प्लेस पे उसको 50 लिखना था, फिर 1000 के बाद कौन सा प्लेस आता है, सैकड़ा। ठीक, तो सैकड़े के प्लेस पे उसे देखिए 5050 लिखना था, तो सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, शून्य और 5 और शून्य, तो एक स्थान उसने शून्य सैकड़ा वाला छोड़ दिया है, मतलब कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, संक्रिया ब्रैकेट 9-7 भागा 4×5। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बॉड मास रूल है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यूपीटेट 2011 में पूछा हुआ। अब देखिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 9-7 है तो ये हो जाएगा 16 ब्रैकेट में, फिर भागा 4×5। ठीक, अब ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है तब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं और उसके बाद देखिए दो संक्रियाएं और बच रही हैं,
एक जगह भाग हो रहा है, एक जगह गुणा हो रहा है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम इसके बाद क्या करते हैं, भाग। तो 16 में देखिए 4 का भाग होगा, फिर गुणे 5। अब 16 में 4 से भाग होगा तो ये जगह 4 और गुणे 5। 4 गुणे 5 कितना होगा, 4 5 20। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 20 जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है तो वे संख्याएं हैं। अब तीन संख्याओं को बोल रहा है कि 1:2:3 के अनुपात में है, तो हम लोग मान लेते हैं माना संख्याएं। अब देखिए जिस अनुपात में दिया गया उसी अनुपात में मान लेते हैं। अगर पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी 2x होगी और तीसरी 3x होगी। अब इनका मासा 12 दिया गया है, ठीक है, मासा 12 दिया गया है, लेकिन जो संख्याएं हमने माना है उनसे अगर हम मासा निकालें, x को देखिए हम x लिख सकते हैं, 2x को हम लोग 2 गुणे x लिख सकते हैं और 3x को हम लोग 3 गुणे x लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम मासा लिखना चाहें तो महत्तम समापवर्तक अगर हम निकालते हैं तो जो सब में कॉमन होता है, अब देखिए 2 यहाँ आ रहा है लेकिन सब में नहीं आ रहा, 3 जो आ रहा है सब में नहीं आ रहा, x जो है वह सब में आ रहा है, तो मासा की जगह x लिखा जाएगा और मासा हमको दिया कितना है 12, तो 12 बराबर x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 12 हो गई। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 12 और 2x 24 हो जाएगा, 3x 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्याएं 12, 24 और 36, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न आपको घटाना है। अब यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप हर समान करिए या फिर आप पहले ही वैल्यूज देख लीजिए दशमलव में निकाल करके, तो 3 से भाग देंगे 2 में तो 0.6 हो जाएगा ये, ठीक। और इसी तरीके से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में 0.6 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.600 इसको हम लिख सकते हैं। और तीसरे वाले का मान अगर हम देखते हैं तो 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, तो 0.6 और 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है ये, यानी कि सबसे बड़ा 2/3 में से 3/5 जो है वह सबसे छोटा घटा लेंगे। तो अब देखिए हर समान करेंगे तो 3 × 5 = 15 और यहाँ 3 था तो 5 से गुणा होगा 10 हो जाएगा 2, और ये इसमें गुणा होगा 3 से तो जगह 9, यानी कि अंश में 1/15 यही आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/15। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब हो बीसी पे तब। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज बना के नहीं दिया है, त्रिभुज इसको आप बना सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज जो है वह क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है और ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वह बराबर हैं, ठीक। अब इससे ए से एक लंब डाला जा रहा है भुजा बीसी पे, ठीक। तो देखिए एडी जो है लंब है बीसी भुजा पे, तो यहाँ से आपका संबंध पूछ रहा है ए बी और एडी, देखिए सब में आ रहा है, यानी कि ए बी भुजा ये वाली भुजा और एडी जो लंब भुजा है इन दोनों में आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है तो जो ए बी भुजा होगी वह बीसी भुजा के बराबर होगी और ये एसी भुजा के बराबर होगी, ठीक। और जब लंब है तो इन दोनों को बराबर भागों में काटेगा, यानी कि बीडी जो होगा वह बराबर होगा डीसी के, ठीक। यहाँ से ये सारी चीजें समझ गए आप। अब अगर ये जो त्रिभुज आप देखिए ए डी बी त्रिभुज ए डी बी में, मतलब ये जो बड़े वाले त्रिभुज का आधा वाला त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये जो लंब है और ये 90 अंश का कोण है और ये सामने की भुजा जो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाएगी, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा ए डी लंब का स्क्वायर प्लस बी डी ये जो भुजा है इसका स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर बराबर अब लिखा जा सकता है ए डी का स्क्वायर, ए डी ही रहने दो, और बी डी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ये बी सी का आधा है। तो अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब इसके आगे देखिए, अब बी सी के स्क्वायर को, अब देखिए ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर और फिर प्लस हाफ ऑफ बी सी। अब देखिए बी सी जो बराबर है वह ए बी के बराबर है, तो बी सी की जगह ए बी भी लिखा जा सकता है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देखिए, ए बी का स्क्वायर माइनस, इसको ए बी को इधर भेज दीजिए, 1/4 ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 3/4 ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, या फिर 3 ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। यह देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया है, वही ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। तो 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया गया, यही सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19 है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर, किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिनों में मिनटों की संख्या अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा। पहले तो 15 दिन है, 15 दिन को हम लोग घंटे में बदलेंगे 24 से गुणा करके, फिर घंटों को मिनटों में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 का गुणा कर लीजिए 24 में, तो 15 चौक 60 के 0, फिर 15 दूनी 30 और 6 36, 360 गुणे 60। ठीक है, और 360 गुणे 60 को कितना लिखा जा सकता है, 6 गुणे 60 गुणे 60 लिखा जा सकता है। और इस 6 को देखिए हम लोग अगर घंटा माने तो ये फिर मिनट, फिर ये सेकंड, तो 6 घंटे में जितने सेकंड होंगे उतने ही 15 दिनों में मिनट की संख्या होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, किसी वर्ग के एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब देखिए एक वर्ग है, कोई इस तरीके से एक वर्ग है, इस तरीके से एक वर्ग है। अब इस एक वर्ग के भुजा पे तो ये बना ही हुआ है, ठीक है, या एक कोई भुजा ले लीजिए, तो इस भुजा पे एक वर्ग और बना लीजिए। ठीक है, एक वर्ग और आप बना लीजिए, ये एक वर्ग बन गया, और बोल रहा है कि इसी वर्ग के विकर्ण पे एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो एक वर्ग जो है इसके विकर्ण पे आप बना लीजिए। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात आपसे पूछ रहा है। अब मान लीजिए इसकी भुजा अगर ए होगी तो ये भी ए होगा, यानी कि ये जो एक वर्ग बनेगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब ये जो दूसरा वर्ग विकर्ण पे बन रहा है, अगर कोई वर्ग जो है उसकी भुजा ए है तो उसके विकर्ण की जो लंबाई होती है वह a√2 होती है, यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी इस वर्ग की वह a√2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे भुजा स्क्वायर, तो ये a√2 का स्क्वायर होगा। तो a√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में अनुपात निकालेंगे, इसको a1 बोल देते हैं, इसको a2 बोल देते हैं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 1:2 का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे सभी को आपने देख लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे ढंग से। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और कहीं भी अगर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही होगी तो मैं उसको अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी, और अपने कम से कम 5 खास मित्रों में इस क्लास को शेयर करना है, ताकि वो लोग भी आसानी से इसी तरीके से अपने गणित की जो तैयारी है वह बेहतरीन ढंग से कर पाए। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को,
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, यूट्यूब को पहुंचे कि हाँ इसको हमको प्रमोट करना है इस वीडियो को। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर तो आपको करना ही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन आता है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस है जब भी क्लास आती है शाम को 7 और 8 बजे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए, आप देख पाओ क्लास को। ठीक है, तो उम्मीद है इसी तरीके से आप सभी विषयों को पढ़ेंगे। चैनल पे विजिट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।